रामगढ़ नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहा करता था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इसीलिए उसके दूर के रिश्तेदारों ने उसकी शादी चमेली नाम की एक लड़की से करवा दी थी। चमेली एक बहुत ही आलसी लड़की थी। उससे अगर कोई किसी काम को कहता तो वो कोई ना कोई बहाना बना दिया करती, जिससे तंग आकर उसकी माँ बाप उसकी शादी राजू से करवाते हैं। शादी की अगली सुबह राजू चमेली से कहता है, चमेली उठ जाओ, सुबह हो गई है। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता ले आओ, मुझे खेत पर भी जाना है। जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल ही तो हमारी शादी हुई है और आप तो जानते हैं ना कि शादी में कितनी थकान हो जाती है। मुझे जरा भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी करूं। मुझ में जान नहीं है कि उठ के कोई काम कर सकूं। तुम सही कह रही हो, थकान हो गई होगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। तुम भी नहा धोकर बाहर आ जाओ। राजू वहां से उठकर चाय बनाने के लिए चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि चमेली अब भी अपने कमरे में लेटी हुई टीवी देख रही थी। ये देखकर राजू कहता है, अरे चमेली, ये क्या? तुम अभी तक नहा धोकर तैयार नहीं हुई और यहाँ बैठी टीवी देख रही हो? जरा वक्त तो देखो, सुबह के 11 बज रहे हैं। अजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे नहा धोकर काम करने खेतों में ही जाना है या किसी दफ्तर को निकलना है। पूरा दिन घर में ही तो रहना है, नहा लूंगी ना आराम से। लेकिन चमेली। क्या चमेली? शादी हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता और आप तो आज से ही मुझे अपने काबू में रखने की सोच रहे हो। हे भगवान, तुम बात को पता नहीं कहां से कहां लेके जा रही हो। तुम्हें जो करना है करो, मैं खेत पे जा रहा हूँ। इतना कहकर राजू वहां से खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। शाम को राजू जब खेतों से वापस आता है तो देखता है कि घर का सारा काम वैसे का वैसा फैला था। घर के दरवाजे पर काफी गंदगी थी और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि चमेली अपने कमरे में सो रही थी। ये देखकर राजू चमेली को आवाज लगाकर कहता है, अरे चमेली, ये क्या है? घर के बाहर इतना कूड़ा हो रहा है और अंदर भी यहाँ सब कुछ फैला हुआ है। तुम सुबह से सोई रही थी क्या? पता नहीं जी, टीवी देखते देखते कब आंख लग गई। अब बड़ी नींद आ रही है। वैसे भी रात बहुत हो रही है, मुझे सोने दो। अरे ये क्या कह रही हो? अगर सो जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? इसमें पूछने की क्या बात है? शादी से पहले भी तो आप ही खाना बनाते थे ना, आज भी बना लो। और हाँ, जो भी बनाओ ना मेरे लिए भी बना देना, बहुत भूख लगी है। हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहा है मुझे? बीवी मांगी थी ताकि घर के काम काज करे, लेकिन यहाँ तो मेरा ही डबल काम बढ़ गया। इतना कहकर अब बेचारा राजू चुपचाप वहाँ से घर की साफ सफाई करने जाता है और उसके बाद अपने और चमेली के लिए खाना भी बनाता है। खाना बनने के बाद चमेली खाना खाकर आराम से फिर से सो जाती। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। हाय राम रे, घर में आए हुए मुझे बस 2 ही दिन हुए हैं और इन्हें देखो, कभी सफाई करने को कहते हैं, कभी कपड़े धोने को कहते हैं। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी हल्का नहीं हुआ है जी। कितनी ड्रामेबाज हो तुम, रहने दो, ये भी मैं ही कर लेता हूँ। भगवान करे वो बिचौलिया मुझे बस एक बार मिल जाए, उसे तो मैं बताऊंगा अच्छे से। उसने शादी नहीं, मेरी बर्बादी करवा दी है। अब हर दिन राजू जब भी चमेली को किसी भी काम को कहता, चमेली उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती या अपने नकली आंसू दिखाकर उसे परेशान करती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक रात काम को लेकर दोनों मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई होती है। अगली सुबह राजू खेतों में चला जाता है और उसके जाने के बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी चमेली के घर के आंगन में पानी पानी कहता हुआ बेहोश होकर आ गिरता है। ये देखकर चमेली जल्दी से अपने घर में से पानी लेकर आती है और उसे पिलाती है। अरे बाबा जी, क्या हुआ आपको? पानी पीजिए। धन्यवाद बेटी, आज तूने इस बूढ़े की जान बचा ली। तेरे इस गिलास पानी का कर्ज मैं कैसे उतारूं? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? पानी का कर्ज भी भला कोई उतार सकता है क्या? ये तो हर इंसान का हक है। क्या बात कही है बेटी। आज तू मुझसे अपनी हर समस्या का समाधान मांग। तू जो मांगेगी मैं वो तुझे दूंगा। बता, तुझे क्या चाहिए? लेकिन ये कैसे मुमकिन है बाबा जी? ये कोई जादू या कोई कहानी थोड़ी है। हाँ बेटी, मेरे पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं। बता,
तुझे क्या चाहिए बेटी? चाहिए तो कुछ भी नहीं, बस मुझे काम करने के लिए यहाँ वहाँ जाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। काश कुछ ऐसा होता कि मैं एक जगह बैठकर घर का सारा काम कर लेती और इससे मुझे थकान भी नहीं होती। लेकिन ये सब तो बस एक सपना हो सकता है। ठीक है बेटी, तेरी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन याद रख, एक बार तेरे हाथ लंबे हो गए तो कभी छोटे नहीं होंगे। तो ठीक है बाबा, आप मेरे हाथ लंबे कर दो। इतना कहकर अब बूढ़ा आदमी अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और देखते ही देखते चमेली के हाथ लंबे हो जाते हैं। ये देखकर चमेली हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह बाबा, मेरे हाथ तो सच में बड़े हो गए। शुक्रिया बाबा, आपने मेरी इच्छा को पूरी कर दिया। अब मैं आराम से बैठे बैठे सारे काम करूंगी। बेटी इतनी खुश मत हो, हद से ज्यादा सुख भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। इतना कहकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से चुपचाप मुस्कुरा कर चला जाता है। अब चमेली घर में बैठे बैठे घर के सारे काम करने लगती है। शाम को जब उसका पति राजू घर आता है तो वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। चमेली कमरे में बैठी हुई ही दरवाजा खोल देती है और ये देखकर राजू बेहोश हो जाता है। अजी क्या हुआ, कहाँ गिर गए? ये सब क्या है? तुम्हारे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? अरे ये तो मेरे इन लंबे हाथों का कमाल है। घबराओ नहीं, ये तो मुझे वरदान में मिले हैं। वरदान? कैसा वरदान? चमेली राजू को वरदान की पूरी बात बताती है। ये सब सुनकर राजू हैरान हो जाता है और कहता है, पहले तुम कम आलसी थी, जो अब और हो जाओगी। मांगना था तो कुछ अच्छा ही मांग लेती, जैसे इस साल हमारी खेती अच्छी हो। अरे आप तो बस यही सब सोचते हो। राम राम, तुमसे बहस करना ही बेकार है। अब इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। राजू की पत्नी पूरे गांव में लंबे हाथ वाली बहू के नाम से मशहूर हो जाती है। दूर दूर से लोग उसके लंबे हाथों को आकर देखते। हर दिन उसे घर के बाहर भीड़ लगी हुई मिलती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन मालती उससे कहती है, अरे वाह वाह चमेली, तेरे हाथ तो सच में बड़े लंबे हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी के इतने लंबे हाथ देख रही हूँ। अरे तेरा नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल होना चाहिए, सबसे लंबे हाथों के लिए। अच्छा अच्छा, वो कैसे? अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में तेरा नाम दाखिल करने के लिए न्यूज वाली को तुम्हारे लंबे हाथों के बारे में बताती हूँ। फिर तुम्हारा नाम भी दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। ऐसी बात है तो निकाह में देरी कैसी? ठीक है, अभी बताती हूँ सबको। मालती मीडिया को चमेली के लंबे हाथों के बारे में खबर देती है, जिसके बाद अगली सुबह चमेली के घर के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है। उसके घर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां थी। जब राजू खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ उन सबको देखकर कहता है, अरे चमेली, ये भीड़ कैसी है? कैसे भीड़ जी? देखो जरा, घर के बाहर कितने सारे लोग हैं। अच्छा, वो लोग आ गए, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं चमेली, बाहर मत जाओ। अगर सबको तुम्हारे लंबे हाथों के बारे में पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। चमेली राजू की बात सुने बिना ही घर के बाहर अपने लंबे हाथों के साथ चली जाती है, जहाँ चारों तरफ से लोगों की भीड़ उसे घेर लेती है। ये देखकर चमेली परेशान हो जाती है। लोगों की भीड़ उससे तरह तरह की सवाल पूछती है और चमेली जवाब देने से पहले ही घबरा जाती है और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से कहती है, हे भगवान, अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ना ये लंबे हाथ, और इन्हें अब वापस छोटा कर दो भगवान। उस भीड़ में वो बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। ये देखकर चमेली उसके पास जाती है और कहती है, बाबा बाबा, मेरे हाथ पहले जैसे कर दो ना, वरना ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्यों बेटी, तुम्हें ये लंबे हाथ पसंद नहीं आए क्या? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे नए हाथ बहुत पसंद आए होंगे, लेकिन तुम तो दुखी दिख रही हो। बाबा जी, अब मुझे ये हाथ नहीं चाहिए, इसकी वजह से मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई। भगवान के लिए मेरे हाथ ठीक कर दो। नहीं बेटी, अब ऐसा फिर दोबारा नहीं हो सकता। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अब चमेली को भीड़ फिर से घेर लेती है और चमेली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। असल में चमेली सो रही थी और ये जो भी था वो बस उसका सपना था। और जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने राजू
उसे जोर जोर से झंझोरते हुए जगा रहा था। क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो नींद में? मेरे हाथ ये लंबे नहीं है। क्यों? तुम्हें तुम्हारे हाथ लंबे करने हैं क्या? कभी नहीं। उस दिन के बाद से चमेली अपना काम खुद ही करती है और कभी काम करने में आलस नहीं करती। रानू के एक बेटा और 3 बेटियां थी। रानू सभी को बराबर प्यार करती। किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु होने के बाद उसने ही अपने बच्चों को जी जान से पाला था। रानू का बड़ा बेटा राहुल अपने ही पड़ोस में रहने वाली पायल को बहुत पसंद करता और ये बात उसकी तीनों बहनें भी अच्छे से जानती थी। बस रानू ही इस चीज से अनजान थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। कुछ दिनों बाद किसी काम से रानू अपने बड़े बेटे राहुल को लेकर गांव जाती है और उसकी बेटियां शहर ही रुकती हैं। तभी एक दिन जब सब हॉल में बैठे हुए थे तो सुमन प्रीति से कहती है, यार मैं सोच रही हूँ अब भैया और मम्मी आएंगे ना तो मम्मी को पायल के बारे में बताएंगे कि भाई उसे पसंद करते हैं। फिर वो खुद जाकर उसके घर भाई और पायल की शादी की बात कर लेंगी। अरे ये तो तुम ठीक कह रही हो और ये सब ठीक भी है। मम्मी और भाई को गए हुए हफ्ता हो गया है। ऐसा भी क्या कर रहे हैं वहाँ पर? अभी तक एक कॉल मैसेज तक नहीं आया उनका। हाँ, और अब तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। वैसे भी मम्मी आज तक 2 दिन से ज्यादा कभी गांव नहीं रुकी। पता नहीं इस बार उन्हें क्यों टाइम लग रहा है। दोनों परेशान होकर सोच रहे थे तभी डोरबेल बजती है। रानू की तीसरी बेटी काजल जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसकी माँ और अपने भाई के साथ एक झुककर घूंघट में खड़ी लड़की को देखती है और वो बहुत हैरान होती है। आ गए आप दोनों। और ये औरत कौन है जो घूंघट में ऐसे झुककर खड़ी है? दूर की कोई दादी है क्या हमारी? और इसने माला क्यों पहनी है? अरे चुप करो और कम बोलो। 4 आरती की थाल लेकर आ, तेरी भाभी का स्वागत करना है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? ठंड हो रही है, हमें ठंड में खड़ा रहने देगी क्या? रानू की बात हॉल में बैठी उसकी दोनों बेटियां भी सुन लेती हैं, जिसके बाद वो सभी दरवाजे की दहलीज पर आकर कहती हैं, ये क्या बोल रही हो माँ? भाभी ये सब कब हुआ और क्यों? और कोई बताएगा कि ये झुककर क्यों खड़ी है? आपने हमारे एकलौते भाई की शादी हमसे बिना पूछे कर दी। सब बता दूंगी, पहले मुझे थाल लाकर दो, बहू का स्वागत करना है। जिसके बाद काजल उसे थाल लाकर देती है और सभी भाभी का स्वागत करके उसे घर में लाते हैं। जिसके बाद सब हॉल में बैठे होते हैं और रानू कहती है, दरअसल मैंने ये बात तुम सबको नहीं बताई कि तुम्हारे पिताजी और चांदनी के पिताजी बचपन के दोस्त थे और चांदनी के पिताजी ने मरते हुए ये वादा लिया था हमसे कि चांदनी इस घर की बहू बनेगी। पर जब हम गांव गए तो चांदनी की माँ भी मर गई, इसीलिए हमें इसकी शादी करवा कर इसे अपने साथ लाना पड़ा। और ये झुकी हुई इसीलिए है क्योंकि ये कुबड़ी है। आप 3 नंदों की एक भाभी लाए और वो भी कुबड़ी? आपने ऐसा क्यों किया? भैया की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आपको इसका कोई हक नहीं था। बस करो तुम तीनों, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है और मुझे चांदनी पसंद है। अब मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सुनूंगा। और वैसे भी अगर माँ ने इसे मेरे लिए चुना है तो यही सही। मैं अपने पिता का वचन जरूर पूरा करूंगा और हमेशा चांदनी का साथ दूंगा। चलो चांदनी, हम कमरे में आराम करने चलते हैं। इतना कहकर राहुल चांदनी को अपने साथ कमरे में आराम करने ले जाता है, लेकिन तीनों नंदे इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही थी कि उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिसके बाद वो तीनों प्लान बनाती हैं कि चांदनी को नीचा दिखाकर ही रहेंगी। अगली सुबह जोरदार ठंड में जब चांदनी जल्दी उठकर सबके लिए अपनी पहली रसोई में नाश्ता बनाती है और पूरा परिवार नाश्ता करने बैठता है तो नाश्ता थूकते हुए प्रीति कहती है, कितना गंदा खाना बनाया है। छी 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 छी, इससे पहले रसोई में नहीं गई हो क्या? तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। और शहर के खाने में और गांव के खाने में थोड़ा फर्क तो होता है, सीख जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। माफ करना मम्मी, पर मैं ये खाना नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अपने हाथों से पराठे सेक कर लाती हूँ। इतना कहकर रानू पराठे बनाने रसोई में जाती है और तीनों नंद मौका पाकर चांदनी के पास आकर उसे जलील करती हुई कहती हैं, अरे क्या बात है प्रीति, ये तो बिना मोल की है, तभी तो कुबड़ी है। अरे पुष्पा के नक्शे कदम पर नहीं चल सकती क्या?
क्योंकि वो झुकेगा नहीं और ये उठेगी नहीं। अरे इसकी किस्मत तो देखो, राहुल भैया जैसा पति मिल गया और माँ जैसी सास। हमारी किस्मत देखो, 4 बहनों को मिली भी तो एक ठन में कुबड़ी भाभी। आप सभी मुझे जलील क्यों कर रहे हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो आपको क्या लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक करने की कोशिश नहीं की होगी? बहुत कोशिश की थी नंद जी। वाह वाह, इसके मुंह में तो जुबान भी है। मुझे तो लगा था जुबान भी डिफेक्टिव निकलेगी। चलो चलो, माँ आ रही है, चुपचाप बैठ जाओ। रानू को आते देखकर सब चुपचाप हो जाते हैं। जिसके बाद रानू जब चांदनी को रोते हुए देखती है तो चांदनी के आंसू अपने पल्लू से पोंछते हुए रानू कहती है, अरे क्या बात है मेरी बच्ची, किसी ने कुछ बोला क्या? क्या बात है? मुझे सब की खबर है, मैं सब की खाट खड़ी कर दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, वो बस घर की याद आ गई। दिल छोटा मत कर, जाकर कमरे में आराम कर। शाम को तेरी मुंह दिखाई है, तुझे सबसे सुंदर दिखना है, आई समझ। कुबड़ी भाभी की मुंह दिखाई? अरे क्यों माँ क्यों? भाई का तमाशा तो आपने घर में बना दिया, अब क्या पड़ोसियों के सामने भी तमाशा करना है? क्या जरूरत है मुंह दिखाई की? रानू बिना किसी की बात सुने चांदनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो शाम के मुंह दिखाई के फंक्शन में लग जाते हैं। शाम को जब सब लोग चांदनी को देखते हैं तो मन ही मन उसके कुबड़ेपन को लेकर उसका मजाक बनाते हैं और ये सब होता देखकर उसकी तीनों नंदे पुसर पुसर करते हुए कहती हैं, लो हो गया नाटक घर के अंदर। अब ये लोग सलमान खान की तरह और 3 लोगों को बताएंगे और वो और 3 लोगों को बताएंगे कि हमारी भाभी कुबड़ी है। पता नहीं हमारे लिए कोई ठीक ठाक लड़के का रिश्ता भी आएगा या नहीं। ऐसे अरे चुप चुप बोल, ऐसे बोलकर मुझे डराने की कोशिश मत कर। जिसके बाद सब हंसने का नाटक करते हैं और तभी उनके पास उसकी पड़ोसन पायल आती है और कहती है, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, कैसी भाभी लाई है रानू आंटी। कोई पैसा वैसा खाया है क्या? कितना दहेज मिला मुझे बता दो, मैं कौन सा तुम सब की पराई हूँ। अरे क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी माँ अपने बेटी का सौदा करके कुबड़ी भाभी लाई है? और नहीं तो क्या, या फिर तुम्हारे भाई में ही कोई कमी होगी जो उसको ऐसी बीवी मिली। तुम्हारा भाई तो मुझे पसंद करता था, छुप छुप कर देखता था। मैंने सोचा भी था उसे हाँ कर दूं, लेकिन अच्छा हुआ उसका लेवल मुझे पता चल गया। पता है पायल, अब तक तो हम अपने माँ बाप को गलत सोच रहे थे, उन्होंने हमारे भाई की लाइफ खराब कर दी। लेकिन अब लग रहा है तुम जैसी छोटी और गिरी हुई सोच वाली भाभी घर में आने से अच्छा है ये कुबड़ी भाभी आ गई। अरे कल को तुम खुद भी जिसके लड़के को ताड़ ताड़ कर देखती थी, अभी उसमें तुम्हें कमियां दिखने लगी। तुम हमें जवाब दे रही हो, तुमसे लाख अच्छी तो हमारी भाभी है जिसने हमें कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। और तो और माँ तक से सब छुपा कर रखा है जो हमने उन्हें ताने दिए हैं। और वो रहा बाहर का रास्ता, खुद जाओगी या छोड़ के आए? पायल अपनी इंसल्ट करवाने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रस्मों रिवाजों से चांदनी की मुंह दिखाई पूरी होती है और सब मेहमानों के जाने के बाद चांदनी की तीनों नंदे उसके पास आती हैं और कहती हैं, भाभी हमें माफ कर दो, हमने कितनी बड़ी गलती की, कितना कुछ बोला। दरअसल हम भूल गए थे कि माँ बाप जो भी करते हैं बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। हाँ, बस बच्चों को ये बात थोड़ा लेट समझ में आती है, जैसे हमें लेट आई। हम वादा करते हैं अब से आपको कभी कुबड़ा नहीं कहेंगे और इज्जत से बात करेंगे। अगर आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। मैंने आप सबको माफ किया। सच में माँ, इतनी अच्छी बीवी तो मैं भी नहीं ला पाता अपने लिए, जो आपने मेरे लिए चुनी है। अच्छा है आपने मेरा पीछा छुड़वा दिया, वरना मेरे साथ मेरे इन बहनों का वो क्या हाल करती ये तो भगवान ही जाने। हाँ भैया, इतना कहकर तीनों अपने भाई के गले लग जाती हैं। जिसके बाद वो अपनी भाभी को उसकी असलियत के साथ अपना लेती हैं। धीरे धीरे चांदनी भी शहर के रंग ढंग में ढल जाती है और अपने परिवार को अच्छे से संभाल लेती है। जिसके बाद उसकी तीनों नंदों को अपनी कुबड़ी भाभी से कोई परेशानी नहीं होती।